बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हुए हैं। मैंने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के लेक्चर नंबर 1 के अंदर पहले तो ये बताया कि आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म का डिफरेंस क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या पाया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो आपकी डायरेक्ट स्टेटमेंट होती है उसके 2 पोर्शंस होते हैं। थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें आगे पढ़ने में कुछ आसानी हो, और अगर किसी ने लेक्चर नंबर 1 पूरा सही तरह से नहीं देखा तो उसकी कुछ कंफ्यूजन कम हो जाए। मैंने आपको बताया कि आपकी डायरेक्ट स्टेटमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं। इन 2 पार्ट्स में से एक पार्ट वो होता है, एक हिस्सा वो होता है जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखा होता है, और एक हिस्सा वो होता है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होता है। आपके डायरेक्ट स्टेटमेंट में वो पोर्शन जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखा होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, जिसके अंदर जो शख्स आपकी बात बयान कर रहा है उसका जिक्र मौजूद होता है, और जिस शख्स को वो आपकी बात बयान कर रहा है उसका जिक्र मौजूद होता है। और डायरेक्ट स्टेटमेंट का ही दूसरा हिस्सा वो होता है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। उस हिस्से को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और उसके अंदर आपके बोले गए एग्जैक्ट अल्फाज कन्वे किए जाते हैं विदाउट एनी चेंज, एज इट इज़ आगे पहुंचा दिए जाते हैं। फिर मैंने आपको 5 से 6 चेंजेस ये बताई कि जब आप सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कौन कौन सी चेंजेस आप अपने सेंटेंस के अंदर लाते हैं। उन चेंजेस में सबसे पहली जो चेंज मैंने आपको लिखवाई थी वो थी चेंज ऑफ टेंसेस। मैंने आपको बताया कि आप सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेकर जाएंगे तो अपने सेंटेंस के अंदर आने वाले इन्वर्टेड कॉमा वाले पोर्शन का टेंस कभी चेंज कर देंगे और कभी नहीं। यानी कि रिपोर्टेड स्टेटमेंट का टेंस चेंज होता है, लेकिन ओकेजनली, हमेशा नहीं, कभी कभार। अब हम वो सिनेरियोज़ पढ़ने जा रहे हैं, वो केसेस देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से वो टेंसेस होते हैं जिसकी सूरत में आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले हिस्से का टेंस चेंज होता है और कहाँ पर वो टेंस चेंज नहीं होता। लेट्स स्टार्ट। हेडिंग नंबर 1, चेंज ऑफ टेंसेस। इसका पॉइंट ए मैं आपके लिए रीड करता हूँ। If tense of reporting speech is in any of future or present tenses, we do not change tenses in indirect speech. मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि अगर मेरे पास कोई ऐसा जुमला आता है जिसमें डायरेक्ट फॉर्म के अंदर इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा प्रेजेंट के या फ्यूचर के किसी भी टेंस के अंदर अगर मौजूद होगा, तो ऐसे सेंटेंस को जब मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेकर जाऊंगा तो मेरे इन्वर्टेड कॉमा वाले हिस्से का टेंस चेंज नहीं होगा। यानी जो उसका टेंस डायरेक्ट स्टेटमेंट में था, इनडायरेक्ट में जाने के बाद भी वही रहेगा, उसके टेंस में चेंज नहीं आएगी। किस सूरत में? अगर इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले हिस्से का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में से किसी टेंस का एक हिस्सा होगा। ठीक है, यानी कि हमने चेंज करनी तो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, लेकिन वो चेंज डिपेंड किसके ऊपर कर रही है? उस स्टेटमेंट के ऊपर जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ है। अब एक बात पे गौर कीजिएगा, एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले एक बात आपको दोबारा बता दूं, आपने याद रखनी है। मैंने लिखा एनी ऑफ फ्यूचर और प्रेजेंट टेंसेस, यानी कि आपके फ्यूचर के 4 टेंसेस, अगर आपका इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का हिस्सा फ्यूचर के 4 टेंसेस या प्रेजेंट के 4 टेंसेस में से किसी भी टेंस के अंदर लिखा होगा, तब आप चेंज नहीं करेंगे। फ्यूचर के और प्रेजेंट के 4 टेंसेस कौन कौन से होते हैं आप सब जानते होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह यही चारों टेंस आपके प्रेजेंट में भी होते हैं। यानी इन टेंसेस में से कोई भी टेंस अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लगा होगा तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले हिस्से का टेंस इनडायरेक्ट में जाने के बाद चेंज नहीं होगा। अब इस बात को थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स लिख के दे दिए हैं। एक एक एग्जांपल पढ़ते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि ये एग्जांपल्स हमारे इस पॉइंट से वैलिड हैं, इससे मैच करती हैं कि नहीं करती। एग्जांपल नंबर 1, ही सेज टू मी आई लाइक योर हैबिट्स। इस सेंटेंस के अंदर अगर आप गौर करो तो वो पोर्शन जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ है, मैं इसका टेंस पढ़ना शुरू करता हूँ। सबसे पहला वर्ड है ही, सब्जेक्ट, उसके बाद सेज जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है,
और उसके बाद आता है मी, जो मेरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, अगर आप लोगों को याद हो तो ये हमारा कौन सा टेंस बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस SES को देख के आपने पहचाना कि ये जुमला लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अब आते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले जुमले के टेंस पर। यहां मैंने लिखा आई लाइक योर हैबिट्स। यहां पर आई मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, योर हैबिट्स क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट। यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जुमला लिखा हुआ है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब अकॉर्डिंग टू द रूल जो मैंने ऊपर लिखा, मेरे इस जुमले को जब मैं इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करूंगा तो मेरे इन्वर्टेड कॉमा वाला हिस्सा जो कि डायरेक्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इनडायरेक्ट में जाने के बाद भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहना चाहिए। और वो ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेरा वो पोर्शन जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर लिखा हुआ है। और मैंने अभी कहा कि अगर मेरा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी एक टेंस के अंदर होगा तो मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले हिस्से के टेंस भी चेंज नहीं करूंगा। इसको चेंज मैंने किया, मैंने लिखा ही सेज टू मी दैट ही लाइक्स माई हैबिट्स। अब आप एक एक करके चेंजेस देखें। सबसे पहला पोर्शन ही सेज टू मी रिपोर्टिंग स्पीच एज इट इज़ मैंने लिख दिया, उसमें मैंने कोई चेंज नहीं की। उसके बाद मैंने बीच के इन्वर्टेड कॉमास और कॉमास ख़त्म कर दिए। अगर आपको रूल याद हो जो मैंने लिखवाए थे उसमें मैंने मेंशन किया था रिमूव ऑल द कोटेशन मार्क्स। मैंने कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म किए। फिर मैंने आपको कहा था जॉइन रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच थ्रू अ कंजंक्शन। यहाँ पर मैंने दोनों स्पीचेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए दैट का कंजंक्शन लगा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, अपना वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा था उसको नीचे मैंने लिखा ही लाइक्स माई हैबिट्स। अब यहाँ पर आप देखो ही आ गया मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट, लाइक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और माई हैबिट्स मेरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आने के बाद भी सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मेरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहा। इसी जुमले के अंदर आप देख सकते हो दोबारा से वो सारी चेंजेस आपको नज़र आ जाएंगी जो हमने पॉइंट्स में डिस्कस की थी। सबसे पहली चेंज, कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को इनडायरेक्ट में आने के बाद मैंने रिमूव कर दिया। दूसरी चेंज, मैंने स्पीचेस को आपस में ज्वाइन किया और बीच में कंजंक्शन लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ जो मेंशन किया था कि अगर आपका इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो उसको इनडायरेक्ट में ले जाने के बाद भी रिपोर्टेड टेंस को चेंज नहीं किया जाएगा। और आपके सामने है डायरेक्ट फॉर्म में लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई लाइक योर हैबिट्स, और इनडायरेक्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लाइक्स माई हैबिट्स। दोनों जुमलों के अंदर टेंस कोई चेंज नहीं हुआ। बहरहाल अगर आप गौर करो तो इनडायरेक्ट में आने के बाद आई किस में चेंज हो गया? ही में चेंज हो गया, जो कि मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में बताया था कि प्रोनाउन हमेशा चेंज होते हैं अनटिल एंड अनलेस कि वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन ना हो। फिर आ जाते हैं सेकंड एग्जाम्पल पर। सेकंड एग्जाम्पल में मैंने कहा शी हैज़ सेड आई एम वॉशिंग द फ्लोर। सेंटेंस को तोड़ तोड़ कर टेंसेस देखते हैं। सबसे पहला इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा, इसमें शी आया, सब्जेक्ट हैज़ और उसके बाद सैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे। तो आप सबको याद होना चाहिए ये हमारा हुआ करता था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर आपको याद हो। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस एम प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आ गया मेरा ऑब्जेक्ट। यानी कि जो हिस्सा मेरा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला मैंने पहचान लिया कि ये मेरा जुमला लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, ऐसे ही है। अब जैसा कि मैंने यहाँ देखा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर प्रेजेंट परफेक्ट है जो कि प्रेजेंट के ही 4 टेंसेस में एक टेंस है। तो अब मेरा जब ये जुमला डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएगा तो ये प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस ही रहना चाहिए। मैंने चेंज किया, मैंने लिखा शी हैज़ सेड, पहला पोर्शन वैसे का वैसे, उसके बाद कॉमास इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर दिए। तीसरा स्टेप, बीच में कंजंक्शन दैट लगाया। उसके बाद मैंने लिखा शी इज़ वॉशिंग द फ्लोर। ऊपर मैंने डायरेक्ट फॉर्म में लिखा था आई एम वॉशिंग द फ्लोर प्रेजेंट कंटिन्यूस, नीचे मैंने लिखा शी इज़ वॉशिंग द फ्लोर प्रेजेंट कंटिन्यूस। यानी कि डायरेक्ट फॉर्म में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस,
और इनडायरेक्ट फॉर्म में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अनचेंज रहा। वजह क्या थी? इन्वर्टेड कॉमास के बाहर मेरा टेंस था प्रेजेंट। बहरहाल एक चेंज आपको दोबारा नजर आएगी और वो ये होगा कि आई को आप देख सकते हो किस में चेंज हो गया, शी में चेंज हो गया। जैसे कि आपसे वादा किया गया था कि आपका प्रोनाउन चेंज होगा, यहाँ पर भी चेंज हो गया। थर्ड एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर मैंने आपको फ्यूचर टेंस की 1 से 2 एग्जाम्पल्स दी हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन थोड़ी मज़ीद क्लियर हो। तीसरी एग्जाम्पल में मैंने लिखा यू विल से आई डिड नॉट गो देयर, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर आप रिवाइज करें अपने टेंसेस के फॉर्मूलाज तो आपको याद आएगा ये मेरा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जुमला जो है उसका टेंस क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये मेरा कौन सा टेंस है? डिड के वर्ड को देख के आपने पहचान लिया होगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द रूल अभी भी मेरे पास इन्वर्टेड कॉमास के बाहर फ्यूचर टेंस है, लिहाजा ये पास्ट इंडेफिनिट इनडायरेक्ट में जाने के बाद भी पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा। चेंज करके देखते हैं, यू विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए, दैट लगाया, उसके बाद मैंने लिखा यू डिड नॉट गो देयर। डायरेक्ट में मैंने लिखा आई डिड नॉट गो देयर, पास्ट इंडेफिनिट। इनडायरेक्ट में मैंने लिखा यू डिड नॉट गो देयर, ये भी पास्ट इंडेफिनिट। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट डायरेक्ट में भी वही रहा और इनडायरेक्ट में भी वही रहा, लेकिन फिर से वही बात, आई चेंज हो गया यू में, क्योंकि प्रोनाउन तो चेंज होता ही है। चौथी एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखी, आप इस सेंटेंस का टेंस पहचानना शुरू करें। आई शैल हैव सेड ही हैज़ डाइड। पहले इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा आई सब्जेक्ट, फिर आया शैल हैव, यानी कि शैल हैव आने के बाद लगाया सैड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा ही हैज़ डाइड, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब है जब मेरा ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में जाएगा तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा जो कि डायरेक्ट फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है, इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट परफेक्ट ही रहना चाहिए। मैंने चेंज करके लिखा आई शैल हैव सेड दैट ही हैज़ डाइड। मैंने क्या किया, सैड आई शैल हैव सेड के बाद इन्वर्टेड कॉमास हटाए, दैट लगाया और उसके बाद ही हैज़ डाइड वैसे का वैसे ही लिख दिया। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डायरेक्ट फॉर्म में ही हैज़ डाइड प्रेजेंट परफेक्ट, और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर इनडायरेक्ट फॉर्म में फिर मैंने लिखा ही हैज़ डाइड। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट रहा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और दूसरी बात आपको ये भी बताई थी कि जब तक आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं होगा आपका प्रोनाउन चेंज होता रहेगा, और क्योंकि यहाँ पे ही का वर्ड है जो कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए इस जुमले के अंदर ही का वर्ड भी अनचेंज रहा और जुमला वैसे का वैसे ही रहा। उम्मीद करता हूँ आपको इन सारी एग्जाम्पल से रूल नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बार बार इस टॉपिक को दोहराइए, इन रूल्स को दोहराते रहिए और साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाइए, तभी आप इन रूल्स को अच्छे तरीके से अप्लाई भी कर पाएंगे। आपसे नेक्स्ट क्लास में चेंज ऑफ टेंसेस की ही दूसरी हेडिंग के साथ मिलूँगा। यहाँ मैंने लिखा फ्यूचर या प्रेजेंट, पॉइंट बी क्या होगा इसके बारे में इंशाल्लाह ताला हम आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।